अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग रिज़ल्ट। तो इसके अंदर जो एक बायोलॉजिकल मेथड है, उसके अंदर जो हमने मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट डाटा को कलेक्ट किया था, उसको फिर समराइज़ किया जाता है, उसकी एक समरी तैयार की जाती है और फिर उनको जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। तो ये वाले जो दो स्टेप्स हैं, इनको हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले लेसन में मैंने आपको जब एक्सपेरिमेंटेशन का हमने स्टेप किया था, उसके अंदर बताया था कि जो कंट्रोल, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, या मैंने बताया था आपको कि एक जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो आज हम पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर अपने मेन लेसन की तरफ जाएंगे। तो इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस के अंदर चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस है, फिज़िकल साइंसेस हैं या केमिस्ट्री के अंदर, हम कहाँ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद आ कंट्रोल ग्रुप। तो एक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ ज़रूर कंट्रास्ट करना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं या कौन से वेरिएबल एक जो प्रोसेस है या जो एक अमल है उसके लिए ज़रूरी है। तो हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। टू ग्रुप्स are treated exactly alike except for the one variable being tested। तो इसके अंदर हमने जो दो ग्रुप बनाए हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। तो इसके अंदर दोनों ग्रुप्स को तमाम नेसेसरी फैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एक वेरिएबल नहीं दिया जाता। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर नहीं होगी। नीचे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा होगा? अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड। जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हम सारे फैक्टर्स देंगे, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, उसके वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसके अंदर हम उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसको हम ऐसी कंडीशन पे, ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकेगी। तो कंट्रोल ग्रुप के पास सारे फैक्टर्स हैं, उसके पास वाटर भी है, उसके पास सनलाइट भी है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने दे दी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसको हमने वाटर भी दे दिया, लाइट भी दे दी, लेकिन उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। तो इसकी एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या होगा? हमारे पास रिज़ल्ट ये होगा कि हमें पता चल जाएगा जब ये प्लांट ग्रो करेंगे, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी उसके अंदर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन जिस प्लांट को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले जो प्लांट है, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, वो वाला जो प्लांट है उसके अंदर कोई फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इससे हमें नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल गया है कि जो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड। ये साबित हो जाएगी जब फोटोसिंथेसिस उस प्लांट में होगी, उस ग्रुप में होगी जो कि कंट्रोल ग्रुप है, जिसको हमने फ्रीली ऑक्सीजन, जिसके लिए ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन उसमें नहीं होगी वो वाला ग्रुप जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसके लिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये था कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, जिसकी डेफिनेशन अगर आपको आ जाए तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देनी है। अगर आप ये एग्जांपल लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज़ ये डेफिनेशन इतना काम कर जाती है। उसके बाद एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि बायोलॉजिस्ट हर एक सिचुएशन को चेक नहीं कर सकता, कि अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हर जगह पे अपने हाइपोथेसिस को अप्लाई नहीं कर सकता।
तो जैसे कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या है कि ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस। ये हाइपोथेसिस है, किसी साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर एक प्लांट के हर हर एक एक सेल को देखे और उसके अंदर देखे क्या इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है कि नहीं मौजूद। ये साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। Biologists cannot examine every living plant and every plant that has ever lived to see if the hypothesis is false. Instead, biologists generate deduction using reasoning. तो अपने हाइपोथेसिस से फिर वो डिडक्शंस करता है। मैंने आपको डिडक्शंस का जब हम स्टेप कर रहे थे बायोलॉजिकल मेथड का, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर हम इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास ऊपर ये हाइपोथेसिस है, इससे हम रिडक्शंस किस तरह से कर सकते हैं कि फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस अपोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शंस। इफ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन द ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। तो उसने ऊपर एक साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो नीचे अपने इस हाइपोथेसिस की बेस पे वो डिडक्शन दे रहा है कि अगर हम एक प्लांट जो एक ग्रास है उसका एक ब्लेड लें, उसका एक पत्ता लें, उसके हम सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करें तो हमें इस ग्रास के जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर न्यूक्लियस नज़र आएगा। तो इफ़ और देन की लॉजिक्स इस तरह से जो एक हाइपोथेसिस है उससे ड्रा की जाती हैं। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है जो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान या रिडक्शंस के दौरान जो हमें डाटा मिलता है उसकी समरी बनाई जाती है। बायोलॉजिस्ट gathers actual quantitative data from experiment. Data for each of the groups are then averaged and compared statistically. तो स्टैटिक्स भी एक मैथ की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम डाटा को एनालाइज करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर हम एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमें डाटा हासिल हुआ होता है एक्सपेरिमेंट से उसको टेबल्स की फॉर्म्स में, ग्राफ्स की फॉर्म्स में हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। टू ड्रा कंक्लूजन्स, कंक्लूजन निकालने के लिए एक बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं रिपोर्टिंग रिज़ल्ट। तो जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है। और रिपोर्ट एक साइंटिस्ट अपने रिज़ल्ट्स को, अपने जो उसने बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए एक किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डाटा हासिल किया होता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स हासिल किए होते हैं, वो उनको कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट करता है वो हम देख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन द साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स। तो जर्नल ये कहते हैं इसको, आर्टिकल्स को कहते हैं और बुक्स को कहते हैं। अगर किसी के पास इतना ही ज़्यादा नॉलेज हो गया है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो वो बुक्स भी अपनी पब्लिश करवा देते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। और जो इन टॉक्स एट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर भी जो एक साइंटिस्ट है वो अपनी फाइंडिंग को रिपोर्ट कर सकता है, बता सकता है कि भाई इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है, वो अपना प्रेजेंट कर सकता है। और कहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, अपने रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट कर सकता है सेमिनार्स, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे अपने रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट कर सकता है। Publishing of the result is the essential part of scientific method. तो ये
अगर एक बायोलॉजिस्ट ने इतनी मेहनत के साथ एक एक्सपेरिमेंट, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डाटा हासिल किया है, अगर वो उसको पब्लिश ही नहीं कर पाया, लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका एक और भी फ़ायदा होता है, इट अलाउस अदर पीपल टू वेरीफाई रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। तो इसी नॉलेज की बेस पे कोई और भी प्रॉब्लम होती हैं जो कि सॉल्व हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।